हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव बिथरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको मालूम है, इतिहास की जो प्रश्न बैंक की श्रृंखला अपनी चल रही है, आज उसमें मैं अध्याय 10वां देहात और किसान आपके सामने लेकर आया हूं। चलो शुरू करते हैं आज का सफर। और आपसे ये मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप कॉपी पेन लेकर हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसके आप नोट्स बनाएंगे। शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आज हम अध्याय खोल लेते हैं 10वां। तो उसमें जो एक एक अंक के प्रश्न हैं पहले उनको हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जिसमें 2 अंक के हैं उनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं बच्चों के इस पाठ से कुल कितने अंक के प्रश्न आ रहे हैं। अध्याय का नाम है 10वां, नाम है उपनिवेशवाद और देहात, और इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कुल 5 अंक के बच्चों पूछने वाले हैं। इन 5 अंक में एक एक अंक के 3 पूछे जाएंगे इससे, और 2 अंक का 1 पूछा जाएगा, और इस तरह से ये 5 अंक के होने वाले हैं। चलिए, वैसे बच्चों मैं आपको यहां बता दूं कि इस इकाई से संबंधित यदि आपको दिक्कत आ रही है तो इस इकाई से संबंधित हमारा एक वीडियो डला हुआ है, जिसमें हमने रैयतवाड़ी, इस्तमुरारी जो स्थायी बंदोबस्त है, महलवाड़ी जो कर व्यवस्था अंग्रेजों की, उस पर पूरा एक वीडियो बना रखा है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, बाकी तो अपन इस पर चर्चा कर ही रहे हैं। आइए बच्चों, इस्तमुरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ? इस्तमुरारी बंदोबस्त को ही स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भारत में लागू किया गया था। ये भी आप साथ में लिख लेंगे, 1793 किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और उसके आसपास क्षेत्रों में ये लागू किया गया था। पहाड़िया लोग किस प्रकार की खेती करते थे बच्चों? तो पहाड़िया लोग जो करते थे वो झूमिंग खेती करते थे। स्थानांतरित किसी जिसके पे अभी क्वेश्चन है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संताल विद्रोह के नेता थे, उनका नाम था सिद्धू और कानू थे संताल। फ्रांसिस बुकानन कौन थे? फ्रांसिस बुकानन ने चिकित्सक थे, खास करके शल्य चिकित्सक, लॉर्ड वेल्योजली की सेवा में वो रहे। उन पर एक प्रश्न है तो इसलिए ज्यादा पे चर्चा इस पर नहीं कर सकते अपन। महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये रीड के द्वारा। ये महलवाड़ी जो व्यवस्था है बच्चों, वो महलवाड़ी जो व्यवस्था है वो मार्टिन बर्ड के द्वारा, इसको आप क्लियर कर लें, मार्टिन बर्ड के द्वारा। जोतदार कौन सा कार्य नहीं करता था? जोतदार जमींदार को परेशान करते थे, वे शहरों में रहते थे, वे गांव में रहते थे, वे रैयतों को एकजुट रखते थे, तो वे शहर में रहते थे। ये आंसर इसका सही नहीं है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं बच्चों। सांतालों को बसने के लिए दिया गया भूभाग क्या कहलाता था? दामिन ए कोह। दामिन ए कोह है जो है, उसको हम जो है भूमि, ये इसमें पैसे पहाड़िया लोग रहते थे राजमहल की पहाड़ियों के आसपास, इससे हटाकर इनसे धीरे धीरे यहाँ पर सांतालों को बसाया गया। और सांतालों के बसाने के बाद फिर क्या हुआ? सांतालों से जब अधिक जो टैक्स वसूलने लगे तो सांतालों के ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। और जो विद्रोह हुआ वो विद्रोह इतना हुआ कि अंग्रेजों को फिर से अपनी नीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। जमीन जलाकर साफ करके खाद हेतु राख का प्रयोग किया जाता था। ऐसी खेती कहलाती थी झूम, या इसको ही कहते हैं झूमिंग खेती। 5वीं रिपोर्ट का उद्देश्य भारत में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना। आर्थिक गतिविधि को क्या करना था? इसमें आर्थिक गतिविधि को बढ़ाना था बच्चों। इसमें सन खालिस्तान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, 31 दिसंबर 1600 को प्यारे बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये वही कंपनी है जो भारत में बाद में शासक वर्ग बन के उभरी। प्रारंभ में जो बच्चों ये कंपनी आई थी, इसका कहीं भी उद्देश्य ये नहीं था कि वो भारत में आकर
शासन करेगी, वो तो एक व्यापारिक कंपनी के तरह भारत में आई थी, और वो व्यापारिक कंपनी बनने के बाद उन्होंने धीरे धीरे भारत की परिस्थिति का लाभ उठाया, और वो क्या हो गई बच्चों, यहाँ पर शासक वर्ग के रूप में परिवर्तित हो गए। सांतालों ने 1855 ईस्वी में जो के नेतृत्व में विद्रोह किया, तो यहां फिर से वही आ जाएगा, सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू प्यारे बच्चों, ये दो भाई थे। ये दो भाइयों ने क्या किया, इस कंपनी के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। अब कान्हू कौन थे, नंबर 1 आ जाएगा, सांथाल थे। कान्हू कौन थे, सांथाल थे, जो आपकी बात ही हो रही थी। सिद्धू कान्हू कौन हो रहा है, सांथाल है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। विलियम हॉज, ये ब्रिटिश कलाकार। चिंडरी, ये चित्रकार रहे हैं। चिंडरी एक बहुत बड़े चित्रकार रहे। चिंडरी में कहा जाएगा, ये तीसरा नंबर का आ जाएगा यहां। फिर अगस्त क्यूलैंड, ये भागलपुर के कलेक्टर रहे। अगस्त क्यूलैंड भागलपुर के ये कलेक्टर रहे। बुकानन को हैमिल्टन के नाम से जानते हैं, यहां पर ये 5 बुकानन आ जाएगा। और कावासी नाना भाई, ये कपड़ा मिल के संस्थापक थे, तो इसमें 6वें में ये आ जाएगा। अब सत्य असत्य की बात आती है, तो सत्य असत्य में इसमें से सारे प्रश्न सत्यता के निकट हमें ज्यादा बच्चों दिखाई देते हैं। एक निश्चित तारीख तक राजस्व का भुगतान नहीं होता था तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, इसको सूर्यास्त विधि कहते थे। ये बच्चों सत्य है, इसको आप प्लीज बच्चों याद कर लेना। ये भी 2 नंबर में नहीं है, लेकिन ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। प्रश्न आ जाता है सूर्यास्त विधि किसे कहते हैं। ब्रिटेन के कपास के क्षेत्रों में गिरावट का कारण अमेरिकी गृह युद्ध था, बिल्कुल सही बात है। इससे फिर भारत में उनको कपास की खेती को बढ़ाना पड़ा, फिर कपास खरीदना बंद कर दिया, तो फिर ये विद्रोह हो गया, दक्कन का विद्रोह, जिसको आप पढ़ेंगे। राजमहल की पहाड़ियों में सांथाल निवास करते थे, बिल्कुल सत्य है। इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ है, बिल्कुल सत्य है। हम आपको पहले बता चुके 1793 में बंगाल व उसके आसपास क्षेत्र में इस्तेमारी कहते हैं, स्थायी कहते हैं, इंग्लिश में इसको परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। 1859 में अंग्रेजों द्वारा परसिमन कानून बनाया गया, ये भी बच्चों सत्य है। भारत में औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम मुंबई में स्थापित हुआ, ये बच्चों गलत है। भारत में सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा जो केंद्र बनाया गया औपनिवेशिक शासन का, वो बनाया गया था बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक राजधानी बंगाल थी, जाके 1911-12 में जाके दिल्ली राजधानी बनी बच्चों। ब्रिटेन में कब तक कपास आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत था। कपास आपूर्ति का अगर स्रोत की बात करें बच्चों हम, तो भारत कपास के लिए सबसे बड़ा इसलिए महत्वपूर्ण बना क्योंकि यहां अंग्रेज में फ्रांस में गृह युद्ध हो गया, और गृह युद्ध के बाद 1856 से 61, सॉरी ये कर लेते हैं 61, यहां 61 कर दो, इसको काट देते हैं, 1856 से 61। इस समय भारत का ये कपास का आपूर्ति का बड़ा स्रोत बन के उभरा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त को किसका लाभ हुआ, ब्रिटिश, अंग्रेजों को, या ब्रिटिश शासन, कुछ भी कर दो इसमें, अंग्रेजों कर दो या ब्रिटिश शासन कर दो, ठीक है ना। जोतदार गांव में जमींदारों का विरोध क्यों करते थे, शोषण के खिलाफ। जमींदार किसानों के साथ बहुत अधिक शोषण करते थे बच्चों, है ना, और इस शोषण की वजह से वो अपना काम भी करवाते थे उनसे। 2 प्रकार का शोषण हो रहा है, ये तो टैक्स असल अधिक वसूल रहे हैं, बेगारी अलग कराते थे, इससे किसान नाराज हो गए इनसे। कार्नवालिस कोड कब बना, तो 1793 में बना, ये भी स्थायी बंदोबस्त वगैरह जब लागू हुआ, है ना। दक्कन का जो विद्रोह हुआ 1874 से 79 तक, से 79 के बीच में ये हुआ। अब ये 2 नंबर के इसमें प्रश्न है बच्चों, 2 ही नंबर के आए, इसमें ज्यादा तो आना ही नहीं है। तो ये 2 नंबर के प्रश्न है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट लगे मैंने, तो इस इकाई में बच्चों मैंने वही प्रश्न बनाए हैं
जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे इसमें एक झूम खेती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और झूम खेती के बारे में आपको बताऊं, आप तो ये कक्षा 9वीं से पढ़ते चले आ रहे हैं। 9वीं में भी झूमिंग खेती के विषय में बताया गया था, है ना। तो इसमें हम जो जो इंपॉर्टेंट होंगे उस पर आपसे यहाँ पर हम चर्चा करते जाएंगे। आप कॉपी पेन लें प्यारे बच्चों, और यहाँ से आप शुरू कर दें आप। ये अध्याय 10 उपनिवेशवाद और देहात के जो हैं वो यहाँ शुरू हो रहे हैं। पहला है पहाड़िया लोगों की आजीविका सांथालों की आजीविका से किस प्रकार भिन्न थी। बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सादा प्रश्न है। आप इसमें 2-3 बातें लिख देंगे तो हो जाएगा। पहाड़िया लोग जो थे वो कृषि से स्थायी रूप से परिचित नहीं थे, हल से परिचित नहीं थे। जब वो कृषि स्थायी रूप से करते नहीं होंगे, स्थायी रूप से कृषि करते नहीं थे, हल से परिचित नहीं थे, तो उनकी उन्नत पैदावार नहीं होती होगी। तो उन्हें आजीविका के अन्य व्यवसाय स्वाभाविक बात है तलाशते होंगे। तो एक तो उनका जीवन निर्भर था पशु पालन पर, और दूसरा उनका जो जीवन निर्भर था प्यारे बच्चों वो था किस पर, जंगलों से वनोपज पर। वनों से जो उनको उपज होती थी उस पर वो निर्भर थे, क्योंकि वो कृषि बहुत अच्छे से कर नहीं पाते थे। कुदाल रहते थे, कुदाल से जमीन को खरीद देते थे, उसके ऊपर बीज डाल देते थे, जो जम गया उनकी खेती काट लेते थे बस, और उनको कुछ ज्यादा करना आता नहीं था। सांथाल हल से परिचित थे, स्थायी बसना जानते थे, उन्नत किस्म से खेती करना जानते थे। ये अंतर हो गया। अब किताब की भाषा में देख लेते हैं। पहाड़िया लोग झूमिंग खेती करते थे, जो अभी इसके बाद क्वेश्चन है मैं आपसे चर्चा करूंगा, और जंगल के उत्पादों से अपना जीविकोपार्जन करते थे। किंतु सांथाल स्थायी खेती करते थे, जो मैंने आपसे कह दिया, पहला अंतर हो गया। दूसरा, पहाड़िया लोग खेती जोतना नहीं जानते थे। मैंने बताया ना, वो सिर्फ कुदाल से क्या करते थे, ऐसे खरोंच देते थे, सिर्फ कुदाल से जमीन को खुरच देते थे या खुरच लेते थे, जबकि सांथाल लोग हल से खेती करते थे। ये हो जाएगा। क्वेश्चन जो तीसरा है, ये दूसरा है झूमिंग खेती। मैंने नहीं करा क्योंकि ये बहुत सरल है। झूमिंग खेती से क्या आशय है, झूमिंग खेती वह खेती होती है जिसमें जंगल को, वनस्पतियों को काट देते हैं, और उस काटने के बाद वहां की राख को वहां पर फैलाकर उसको खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, और फिर वहां उसमें कृषि करते हैं। जब उसकी उपज धीरे धीरे खत्म हो जाती है तो वो नए स्थान की तलाश में वहां से चले जाते हैं। इसको झूमिंग खेती कहते हैं। इसको ही कटाव और जलाव कृषि कहते हैं। इसको ही स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आप इसमें से इस प्रकार से नोट कर लेना। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शायद मुझे जहां तक याद है ये क्वार्टरली या हाफ ईयरली में बच्चों क्वेश्चन आया है। फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन का एक भारतीय साम्राज्यवाद जो शासन था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है बच्चों। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था जो गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली की शल्य चिकित्सा मतलब सर्जन, शल्य चिकित्सक रहा। उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछ सकते हैं कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने कलकत्ता में चिड़ियाघर की स्थापना की, तो आप इसको यहां नोट कर लेंगे बच्चों। और बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करवाया। ये इनका सबसे बड़ा काम था, भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करवाना। ये बुकानन हो गए। तो इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आपने बच्चों कर लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दक्कन दंगा कमीशन क्यों गठित किया गया था? साहूकारों, अनाज के व्यापारियों द्वारा किसानों पर अत्याचार, ब्रिटिश सरकार द्वारा कर बढ़ाया जाना। ब्रिटिश सरकार द्वारा हमने यहां पर नहीं लिखा, हाँ बढ़ाया गया भूमि कर, ये लिखा। ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाया गया भूमि कर से दक्कन में मतलब कौन से क्षेत्र आते? दक्कन यानी महाराष्ट्र का वर्तमान का पूना, सतारा, सोलापुर, गुजरात का अहमदाबाद, ये सारा क्षेत्र दक्कन के पठार में बच्चों आते हैं। में दंगा फैल गया। परिणाम स्वरूप 1879 में दक्कन दंगा कमीशन का गठन किया गया। बस इतना सा 2 नंबर में आपको लिख भर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। स्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ? इसमें ही एक प्रश्न और आपसे इसी में पूछा गया, इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप यहीं उसको कर लेंगे। स्थायी बंदोबस्त से के लाभ और हानि। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि स्थायी बंदोबस्त क्या है। स्थायी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में टैक्स, भूमि की जो से कृषि से जो उनको आय होती थी उसको एक निश्चित आय कर दिया। एक नया वर्ग बनाया, जमींदार वर्ग बन गया। जो आपने सुना जमींदारी प्रथा, वो अंग्रेजों की देन थी। 1793 में इसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। ये बंगाल में हुआ।
अगर आपको मैंने फिर बता दें, विस्तृत पढ़ना है तो हमारा वीडियो में देखेंगे आप, भू राजस्व व्यवस्थाएं करके वीडियो है, उसमें सारा सिस्टम दिया गया है। अब इसके लाभ क्या हुए, तो लाभ भी यही निकल के आ गए। एक तो कंपनी की आय निश्चित हो गई, नंबर 2 क्या हो गया, एक जमींदार वर्ग इनकी स्वामी भक्ति करने वाला वर्ग मिल गया। 1857 की क्रांति में यदि अंग्रेज यहां पर भारत में सफल हुए, यहां से नहीं उखड़े, तो उसके पीछे जमींदार वर्ग ही बच्चों था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया और भारत में टिकने रहने का अवसर दिया उनको। क्या क्या लाभ हुए, भू राजस्व हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया, उन्हें लगान की एक निश्चित राशि मिलने लगी, इससे जमींदार के रूप में उन्हें एक आज्ञाकारी एवं भक्त वर्ग मिल गया। अब इसमें ही मैं जो क्वेश्चन है उसमें से ही मैं आपको इसके दोष बता देता हूं। सबसे बड़ा दोष इसमें यह है कि इसमें कंपनी को कोई लाभ हुआ ही नहीं बच्चों। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों की निश्चित आय है, 10 साल बाद खेती और ज्यादा बढ़ जाएगी तो अंग्रेजों को तो वही टैक्स मिलना है। इसका जो वास्तविक लाभ मिला वो जमींदारों को मिला, तो अंग्रेजों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और किसानों का शोषण ही हो रहा था, तो किसान अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और इस प्रकार का हमें उदाहरण 1857 की क्रांति में देखने को मिलता है। ये इसके बच्चों आप दोष लिख लेंगे। दामिनी कोह क्या है, तो अभी हम आपसे बात ही कर चुके हैं, सांथालों के लिए जो भूमि दी गई थी उसको दामिनी कोह कहा गया। भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र को दामिनी कोह के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण सांथालों को बसाने में किया गया था। भाड़ा पत्र क्या है, IMP। जब किसान ऋणदाता का कर चुकाने में असमर्थ हो जाता था तो वह अपना सर्वस्व यानी जमीन, पशु ऋणदाता को सौंप देता था, परंतु लेकिन वो जीवन यापन तो करेगा ना, क्या खाएगा क्या पिएगा, तो वो जो जीवन यापन करेगा तो वो क्या करता था, वो अपनी संपत्ति वापस ऋण पत्र के रूप में ले लेता था, है ना, फिर से किराए पर ले लेता था। जीवन यापन के लिए जो चीज उन्होंने सौंपी है, यानी इन्हें कौन सी, इन्हें जमीन, पशु को इन्हें वापस ले लेता था, इसे ही भाड़ा पत्र कहा जाता था। अगला प्रश्न बच्चों, सांथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। सांथाल जिस जंगल की भूमि को अत्यधिक परिश्रम से कृषि योग्य बनाया, बताया पहले पहाड़िया लोग रहते थे वो तो कुछ करते ही नहीं थे, यहां पर बसाए गए किनको, सांथालों को, उन्होंने पहाड़ी जमीन को कृषि योग्य बनाया, तो क्या किया, वह इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण उनके यहां से निकलने लगी, क्योंकि अधिक टैक्स लेने लगे, साहूकार के चंगुल में फंस गए, अधिक ब्याज से उनको पैसे देते थे, पैसे वो चुका नहीं पाते थे, इस कारण वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए। दूसरा, साहूकारों के शोषण व लगान अदा न कर पाने के कारण वे ब्रिटिश शासन के भी विरुद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने इस दशा को ब्रिटिश शासन को ही अपनी इस दशा को ब्रिटिश शासन को ही दोषी माना। 5वीं रिपोर्ट क्या थी, सन 1813 में ब्रिटिश संसद में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें 5वीं रिपोर्ट कहा गया। इस रिपोर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और क्रियाकलापों का वर्णन है। और इसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो है भारत में हस्तशिल्प के पतन के क्या कारण थे। बहुत सरल है, इसकी मैं हेडिंग लिख के लाया हूं, आप इसको पूरा करेंगे। नंबर 1, ब्रिटिश माल की प्रतिस्पर्धा। क्या हुआ, भारत में जो हस्तशिल्प से जो व्यापारी भारत के जो दस्तकार थे वो जो बना रहे थे, वो अंग्रेजों के मशीन के द्वारा बने हुए माल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। भारत का जो माल था कपड़े का, तो वो हाथ से बन रहा था, चरखे से, वो मोटा रहता था, अंग्रेज उसको देसी में कलरों में देसी विधि से रंगते थे, तो अंग्रेजी मशीन से बने हुए कलरों की तुलना में वो शाइनिंग उतनी नहीं कर पाते थे, कपड़ा उनका पतला नहीं था, हाथ से सिलाई होती थी, तो इस तरह से वो दस्तकारी यहाँ तो एक तो यहाँ पे छड़ गए। दूसरा क्या हो गया, ब्रिटिश शासन की भेदभावपूर्ण नीति, क्योंकि इंग्लैंड में तो कच्चा माल इधर से ले जा रहे थे, औद्योगिकरण हो गया था, अपने लोगों को उनको क्या कहते काम देना था, तो भारतीय मालों को वो किस प्रकार से खत्म करें यहाँ के दस्तकारों को, जिससे उनका माल बेचे, इसलिए उन्होंने भेदभावपूर्ण नीति अपनाई। भारतीय मालों पर अधिक टैक्स लगाया और यूरोपीय मालों पर कम टैक्स लगाया, इससे ये दस्तकार भारत में जो हस्तशिल्प है वो पतन हो गया। इसमें जो आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, उस पर अपन यहाँ चर्चा कर लेते हैं। जो आखिरी क्वेश्चन है, 16वीं-17वीं शताब्दी में जंगल वासियों की जिंदगी किस तरह से बदल गई, ये अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। जंगल वासियों के जीवन में बदलाव बाहरी शक्तियों के जंगल में हस्तक्षेप से शुरू हुआ, जैसे वाणिज्य, खेती ने, सेना में हाथियों की जरूरत ने,
कबीलों के सरदार जमींदार बनने के बाद अपने लोगों को सेना में भर्ती कराना, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों ने न केवल इनकी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित किया वरन इस्लामीकरण ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। इस्लामीकरण भी वहां पर बहुत तेजी से हुआ, ईसाईकरण वहां बहुत तेजी से हुआ और इस तरह से इन जंगल वासियों का जो जीवन है वो बहुत अधिक बदल गया। तो प्यारे बच्चों, आज ये 10वीं इकाई समाप्त होती है। अगली इकाई के साथ अगले दिन आएंगे, तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।